हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने भारत और पाकिस्तान के बारे में जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, सुनकर पूरी दुनिया थर्राने पर आ गई है। ये कोई मामूली अफसर नहीं बल्कि सीआईए के अत्यंत कड़ा अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के भीतर काउंटर टेररिज्म की जिम्मेदारी संभाली थी। पर अपने दायित्व के दौरान जो उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जो देखा, वो अब दुनिया के सामने खोलकर रख दिया गया है और सच्चाई ने सबको हिलाकर रख दिया है। उन्होंने बेझिझक कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पेंटागन का साफ असर है, पर पाक सेना अपनी बात जनता से छुपाई जा रही है कि यह हथियार वास्तव में उनके नियंत्रण में नहीं है। इसके अलावा भारत द्वारा पाकिस्तान में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे घातक व्यवहारों पर भी उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा यह रहा कि कैसे पाकिस्तान का एक सेना जनरल ही अपने देश के परमाणु बम को अमेरिका को सौंप गया। यह जानकर आपको एहसास होगा कि उस दौर में अमेरिका न केवल प्रभावशाली था, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता रचना, सेना और सरकार आर्थिक और राजनीतिक दबावों में पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में चली गई थी। वही जब अमेरिका पाकिस्तान को भारी सहायता दे रहा था, तो पाकिस्तान ने उन पैसों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ किस तरह शुरू कर दिया था, इसका भली भांति खुलासा अब सामने आया है। और आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, जो दिखने में नाटो जैसा है, जहां एक पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, पर उसके पीछे जो असल कड़ियां हैं और किस तरह सऊदी का योगदान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़ा है, उस पर भी कई चौंकाने वाले तथ्यों इस पूर्व अधिकारी ने उजागर किए हैं। अब साफ दिखता है कि पाकिस्तान के पास जितने भी परमाणु हथियार हैं, वे सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि नियंत्रण कई देशों के हाथों में छुपे हुए हैं। यानी कि कुछ हुक्मरानों ने अपने देश को बेचकर रखा हुआ है। इस पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने आगे बताया कि अमेरिका ने उसी तरह का पूरा प्लान बनाया था जैसे इजरायल ने ईरान के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के वैज्ञानिकों और परमाणु कार्यक्रम को तहस नहस करने का इरादा था, पर तभी इस खेल में एक ऐसा देश दाखिल हुआ जिसने पाकिस्तान की जान बचा ली, और यह बड़ा खुलासा अब सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि 2002 में भारतीय संसद हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद भयानक युद्ध होने वाला था, पर अमेरिका ने कड़ी मेहनत से पाकिस्तान को बचाया। पर बाद में वही पाकिस्तान आतंकवाद से समझौता करने वाला निकला, जिससे अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो निर्णायक जीत किस देश की होगी, और जब वो ये नतीजा खुलेआम कहते हैं तो उसकी बात मायने होती है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की नस नस को समझा है और उसकी ताकत को भली भांति देखा है। उसी कड़ी में उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए कि कैसे वो आतंकियों के साथ मिलकर काम करती है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे विस्तार से जानेंगे कि अमेरिका ने कैसे पूरे पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में लिया, और फिर जानेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका पाकिस्तान की सेना से सीधे डील करता है, पैसे की लालच देता है और बदले में पूरा पाकिस्तान अमेरिका के आगे झुकाए रखता है। इस बात पर भी उन्होंने कई हैरान कर देने वाले राज उजागर कर दिए हैं। और फिर आगे हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह से महिलाओं के द्वारा भारत में आतंकी हमले कराने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का एक बेहद खूंखार आतंकवादी, जिसका परिवार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था, अब उसकी बहन ने एक तरह से नया महिला जिहादी नेटवर्क खड़ा कर दिया है, जिसमें खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसके पीछे पाकिस्तान का असली मकसद क्या है, यह भी खुलासा हुआ है। और फिर सबसे अंत में जानेंगे कि विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को कौन सी बड़ी चेतावनी दी है, जो अपने मकसद में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। वो ना तो आतंकवाद को नियंत्रित कर पा रहा है और ना ही खुद में सुधार ला पा रहा है। उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की परतें खोली हैं। पहली बार उन्होंने खुले तौर पर ऐसे बेहद तगड़े बयान दिए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमलों से भी जुड़े हैं, और जिसकी चर्चा मीडिया में तेजी से हो रही है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले एक्स सीआईए ऑफिसर का भारत पर चौंकाने वाला बयान सुनिए। तो जॉन किरियाकू ने जो बड़ा दावा किया उसे सरल शब्दों में समझिए। किरियाकू सीआईए में रहे हैं और पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वे कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई पारंपरिक युद्ध हुआ तो पाकिस्तान हार जाएगा। उनका मतलब यह है कि सेना और संसाधन के मुकाबले में पाकिस्तान कमजोर दिखता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2002 में जब वे वहां थे तो उन्हें अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि पाकिस्तानी परमाणु हथियारों पर पेंटागन का असर था, पर पाकिस्तानी जनरल और सरकार ने हमेशा यह कहा कि उनके हथियार उन्हीं के नियंत्रण में हैं। किरियाकू की यह बात सीमा पर चल रहे तनाव के संदर्भ में एक चेतावनी भी है। वे कहते हैं कि अगर लड़ाई हुई तो दुनिया बदल जाएगी, इसलिए दोनों तरफ सत्ताधारियों को समझदारी से काम लेना चाहिए। वे यही संदेश दे रहे हैं कि बिना वजह भड़काने से कोई फायदा नहीं है और स्थायी नुकसान हो सकता है। दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया गया है कि भारत ने आतंकवाद के हमलों का कड़ा जवाब दिया है और इसके उदाहरण दिए गए हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक दर्शाते हैं कि भारत ने सीमा पार आतंकियों और उनके ठिकानों पर निशाना साधा है। इस साल के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र यह बताता है कि भारत ने पीओके में भी कार्रवाई की और आतंक के ठिकानों को तबाह किया। किरियाकू ने एक्यू खान के बारे में भी कहा कि अगर अमेरिका ने इस तरह की सख्ती अपनाई होती तो पाकिस्तान के इस नाभिक के नेटवर्क को रोका जा सकता था, पर सऊदी दखल ने इसे बचाया।
ये सब मिलकर ये संदेश देता है कि जटिल कूटनीति और समर्थन के चलते खतरे बने रहते हैं और लगातार भड़काने से पाकिस्तान की भौतिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। आगे इन्होंने चौंकाने वाले जो खुलासे किए हैं उसे जानने से पहले जरा इस अमेरिकी पूर्व खुफिया अधिकारी के बारे में जान लीजिए। तो जॉन किरियाको एक पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी हैं जिन्होंने CIA में 15 वर्षों तक सेवा दी। शुरुआत में वे एक विश्लेषक के रूप में कार्यरत रहे और बाद में 9/11 के बाद पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के प्रमुख बने। उन्होंने पेशावर, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और कोयटा जैसे शहरों में अलकायदा के आतंकियों का पीछा किया और बाद में CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर ऑपरेशंस के कार्यकारी सहायक बने। वर्ष 2007 में उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर जाकर खुलासा किया कि CIA पूछताछ के दौरान बंदियों पर टॉर्चर यानी यातना का इस्तेमाल करती थी और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि एजेंसी ने अपने कब्जे में कैदियों पर वाटर बोर्डिंग की थी। इस खुलासे के बाद किरियाको को 23 महीने की जेल हुई, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ना कोई पछतावा है ना कोई अफसोस, क्योंकि सच को सामने लाना उनके लिए एक नैतिक जिम्मेदारी थी। चलिए अब जानते हैं कि मुशर्रफ ने कैसे पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका को सौंपा था। तो पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको के बयान से यह पूरी तस्वीर साफ होती है कि पाकिस्तान की असली सत्ता उस दौर में परवेज मुशर्रफ नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर चला रहे थे। अमेरिका ने लाखों डॉलर देकर मुशर्रफ को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उस सौदे के बाद अमेरिका को पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे, उसकी सैन्य नीतियों और खुफिया एजेंसियों में असीमित पहुंच मिल गई थी। ये वही समय था जब वॉशिंगटन पाकिस्तान का इस्तेमाल आतंक के नाम पर कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ भारत के खिलाफ साजिशों में बदल रहा था। मुशर्रफ ने दोहरा खेल खेलते हुए एक तरफ अमेरिका से आतंकवाद विरोधी दोस्ती का नाटक रचा और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को हवा दी। यह सौदा पाकिस्तान की आत्मा को बेच देने वाला था। एक तरफ डॉलर की चमक थी, दूसरी तरफ देश की संप्रभुता की चिता। उस समय पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां अलकायदा से नहीं बल्कि भारत से लड़ने की तैयारी में थीं। इस दोहरे रवैये ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का आतंकवाद विरोधी अभियान सिर्फ एक दिखावा था और असलियत में उसका निशाना हमेशा भारत था। अब सुनते हैं कि सऊदी अरब ने कैसे बचाई AQ खान की जान। तो किरियाको ने बताया कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को खत्म करने की योजना बनाई, तब सऊदी अरब ने सीधा हस्तक्षेप किया। सऊदी ने व्हाइट हाउस से कहा कि AQ खान को अकेला छोड़ दो क्योंकि वे उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस आदेश के बाद CIA और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी रोक दिया गया कि खान के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाए। यही वो पल था जब अमेरिका की पूरी नीति ढह गई। किरियाको के अनुसार अगर उस समय इजरायली तरीका अपनाया जाता तो खान का अस्तित्व मिट जाता, पर सऊदी की दखलंदाजी ने उसे बचा लिया। यह दिखाता है कि मध्य पूर्व की राजनीति में पैसा और शक्ति कैसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय को हरा देते हैं। सऊदी का यह कदम केवल खान को नहीं बल्कि पाकिस्तान की परमाणु चालों को भी जिंदा रख गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का परमाणु रहस्य केवल उसके नियंत्रण में नहीं था बल्कि कई विदेशी ताकतें उसमें शामिल थीं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कैसे चरम पर पहुंचा। तो उस समय का माहौल इतना भयावह था कि अमेरिका तक को लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी पल युद्ध छिड़ सकता है। संसद हमले के बाद भारत ने जब अपने सैनिकों को सीमा पर भेजा तो यह संदेश पूरी दुनिया में फैल गया कि दक्षिण एशिया अब युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी जॉन किरियाको के मुताबिक हालात इतने गंभीर हो गए थे कि अमेरिकी सरकार ने इस्लामाबाद में मौजूद अपने कर्मचारियों के परिवारों को तत्काल हटा लिया था। अमेरिकी उप विदेश सचिव उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार यात्राएं कर रहे थे ताकि दोनों देशों के बीच कोई बड़ा टकराव ना हो। यह वही दौर था जब अमेरिका का पूरा ध्यान अफगानिस्तान और अलकायदा पर था। भारत उस समय एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह संयम दिखा रहा था, लेकिन उसकी सीमाओं पर तनाव का स्तर इतना था कि एक छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध में बदल सकती थी। अब सुनते हैं कि पाकिस्तान की आतंक नीति और भारत की रणनीतिक धैर्यता को कैसे समझा गया। तो जॉन किरियाको ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने वर्षों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। मुंबई हमले हो या संसद पर हमला, दोनों में पाक समर्थित संगठनों की भूमिका स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में CIA के भीतर भारत की नीति को स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहा गया, जिसका मतलब था कि भारत संयम रखता है लेकिन कमजोर नहीं है। भारत ने हमेशा आतंकवाद का जवाब शांत दिमाग और सटीक रणनीति से दिया, पर अब हालात ऐसे हैं जहां यह संयम कमजोरी समझा जा सकता है। किरियाको ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक युद्ध होता है तो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति कई गुना ज्यादा है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान का भारत को उकसाने का रवैया उसके खुद के विनाश का कारण बन सकता है। भारत अब ऐसे दौर में है जहां वो किसी भी आतंकी हरकत का जवाब उसी तीखेपन से देता है जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले में देखा गया।
आइए अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई के दो चेहरे और आतंक से उसके रिश्ते कैसे उजागर हुए। तो किरियाकू ने अपने अनुभव से बताया कि पाकिस्तान में वास्तव में दो तरह की आईएसआई थी। एक वो जो ब्रिटिश और अमेरिकी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों से बनी थी, और दूसरी जो कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों से भरी थी, जिन्होंने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन खड़े किए। उन्होंने 2002 की एक घटना का जिक्र किया जब लाहौर में एक रेड के दौरान लश्कर के आतंकी पकड़े गए, जिनके पास अलकायदा का ट्रेनिंग मैनुअल मिला था। यह सबूत था कि पाकिस्तान सरकार और आतंकवादी संगठनों के बीच गहरा रिश्ता है। इसके बावजूद अमेरिका ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, क्योंकि उस समय उसे पाकिस्तान की जरूरत थी। जॉन किरियाकू ने कहा कि यही वो गलती थी जिसने आतंकवाद को और मजबूत बनाया। उन्होंने यह भी बताया कि अब भारत आतंक को सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से जवाब दे रहा है। यह भारत अब नया भारत है, जो संयम भी जानता है और प्रहार भी। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में लिया। तो बात उस समय की है जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर उसे डॉलर की बारिश से भर दिया था। पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाकू के अनुसार यह मदद किसी दान की तरह नहीं थी, बल्कि एक डील थी। अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद लिया ताकि पाकिस्तान उसकी हर नीति पर सिर झुकाए। अमेरिका जानता था कि किसी लोकतांत्रिक नेता से सौदा करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां जनता और मीडिया का दबाव होता है, लेकिन तानाशाहों से काम निकालना आसान होता है। इसलिए वॉशिंगटन ने मुशर्रफ पर भरोसा किया। इस रिश्ते की नींव लालच और दबाव पर रखी गई थी। मुशर्रफ ने अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन, हवाई क्षेत्र और गुप्त ठिकानों तक पहुंच दी। बदले में उन्हें भारी आर्थिक सहायता मिली, लेकिन वो रकम जनता तक नहीं पहुंची। ये पूरा तंत्र सिर्फ सत्ता और सैन्य नेताओं की तिजोरी भरने के लिए काम कर रहा था। इस तरह पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही देश की संप्रभुता अमेरिका के हाथों गिरवी रख बैठा। अब समझते हैं कि मुशर्रफ ने दोहरी नीति से कैसे देश को नुकसान पहुंचाया। तो मुशर्रफ ने अमेरिका को दिखावे में आतंकवाद के खिलाफ साथ देने का भरोसा किया, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को भारत विरोधी गतिविधियों की छूट दे रखी थी। वो खुद अमेरिकी नेताओं से हफ्ते में कई बार मिलते थे, उन्हें ये यकीन दिलाते थे कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ खड़ा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो आतंकियों को छिपाने और उनके नेटवर्क को बचाने का खेल खेल रहे थे। मुशर्रफ जानते थे कि पाकिस्तानी सेना को खुश रखना जरूरी है और सेना की प्राथमिकता अलकायदा नहीं बल्कि भारत थी। इसलिए उन्होंने दोनों मोर्चों पर झूठा संतुलन बनाए रखा। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने दोहरा बन गया। एक तरफ अमेरिकी सहयोगी, दूसरी तरफ आतंक का पालक। यह वही दौर था जब भारत पाकिस्तान युद्ध के कगार पर पहुंचे और पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह अमेरिकी हितों के इशारों पर नाचने लगी। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद फिर कैसे जिंदा हुआ। तो पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग खत्म कर दिया था, अब एक बार फिर जहर उगलने लगा है। इस बार उसने आतंक फैलाने का नया तरीका निकाला है, महिला ब्रिगेड के नाम पर भर्ती। इस ब्रिगेड का नाम रखा गया है जमात उल मोमिनात और इसकी भर्ती 8 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू की गई। दिखने में तो ये एक धार्मिक और सामाजिक संस्था लगती है, पर हकीकत में इसके जरिए युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी की सीधी मदद से जैश फिर से सक्रिय हुआ है। भारतीय सेना ने जब बहावलपुर के मरकज को तबाह किया था, तब जैश की कमर टूट गई थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार और फौज ने अब उसे फिर से खड़ा करने की ठान ली है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से लगभग 1500 आतंकियों की भर्ती कर ली गई है। मदरसों और मस्जिदों में फंड इकट्ठा किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए तक चंदा जुटाया जा चुका है ताकि तबाह ठिकानों को दोबारा बनाया जा सके। यह सब दिखाता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद पर नियंत्रण का दावा पूरी तरह झूठ है। अब समझते हैं कि मसूद अजहर की बहनें किस तरह नई पीढ़ी को जिहाद सिखा रही हैं। तो जैश की सरगना मसूद अजहर की 2 बहनें सादिया और सुमेहरा इस भर्ती अभियान की असली चेहरा है। वे रोजाना 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास लेकर महिलाओं को इस्लाम और जिहाद के नाम पर मानसिक रूप से तैयार कर रही हैं। हर महिला से 500 पाकिस्तानी रुपए लेकर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा में ढाला जा रहा है। आने वाले नवंबर महीने में 100 से ज्यादा सम्मेलन करने की योजना है ताकि गांव में भी यह जहर फैलाया जा सके। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को यह दिखाया जा सके कि यह सब धार्मिक शिक्षा के नाम पर हो रहा है, जबकि असल में यह आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के 10 रिश्तेदार मारे गए थे, जिसके बाद उसने बदले की कसम खाई थी। अब उसी बदले की भावना में जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की धरती को फिर से आतंकी फैक्ट्री बना रहा है। चलिए अब जानते हैं कि जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को ऑल इज नॉट वेल क्यों कहा। तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखाया और वहां पर पाकिस्तान के असली चेहरे का पर्दाफाश किया। और इसी बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी का एक बयान फिर से चर्चा में शुरू हो गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर जो कहा, वो केवल आलोचना नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि यह संस्था वैसी नहीं रही जैसी इसे बनाया गया था। इसका मकसद था दुनिया में शांति कायम रखना, लेकिन अब इसकी बहसें ज्यादा राजनीतिक और पक्षपाती हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुधार की बात तो होती है, लेकिन हर बार सुधार की प्रक्रिया को रोकने के लिए उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी परिवर्तन की उम्मीद को भीतर से ही कुचल दिया जाता है। जयशंकर का इशारा इस ओर था कि अब संयुक्त राष्ट्र केवल औपचारिक मंच बन गया है, जहां शक्तिशाली देश अपने हित साधते हैं और आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या पर निष्पक्षता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह संस्था अब ग्रिडलॉक यानी जाम की स्थिति में फंसी हुई है, जहां कोई ठोस फैसला निकल ही नहीं पाता, क्योंकि हर निर्णय राजनीति और वेटो पावर के जाल में उलझा रहता है। अब सुनते हैं कि जयशंकर ने पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर क्या कहा। तो जयशंकर ने पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक मौजूदा सदस्य उस संगठन को बचाने में लगा हो जिसने पहलगाम जैसे नृशंस हमले की जिम्मेदारी ली है, तब दुनिया के सामने सवाल उठता है कि क्या सच में बहुपक्षीयता की कोई साख बची है। उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था, जिसने TRF नामक आतंकी संगठन को सुरक्षा परिषद की निंदा वाले बयान से हटवाने की कोशिश की थी। जयशंकर ने कहा कि जब दुनिया आतंक के पीड़ितों और अपराधियों को बराबर समझने लगी है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय रणनीति नहीं बल्कि वैश्विक पाखंड बन जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे रवैये से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती है और संयुक्त राष्ट्र की साख को गहरा आघात पहुंचता है। जयशंकर का यह बयान दुनिया के उन देशों के लिए भी एक चेतावनी था जो आतंकवाद पर चुप्पी साधे रहते हैं या राजनीतिक लाभ के लिए उसे ढाल बना लेते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।